हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं थर्मोडायनेमिक का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमने जो है पढ़ लिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ा हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। तो खूब बेहतरीन तरीके से देखना बेटा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है। इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसो का मतलब पहले आप समझना तो समझ में आएगा। आइसो देखो, आइसोबैरिक तो आइसो मीन्स होता है बेटा सेम, ठीक है, और एंड बेरिक मीन्स होता है, बेरिक या बार समझो, ट्रिक देखो, आइसोबैरिक इसका मतलब आइसो मीन सेम, बार मीन्स यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहाँ ट्रिक्स देखिएगा, जब आप ट्रिक्स देखेंगे तो मजा ज्यादा आएगा बेटा। इसमें कह रहा है आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है ना, तो ध्यान सुनिएगा बेटा। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, तो आइसो का मतलब यहाँ हो गया सेम, और बार है यूनिट ऑफ प्रेशर। तो समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ भी देखिए आइसो मीन्स क्या हुआ सेम, और बार किसकी यूनिट होती है, बार किसकी यूनिट है भाई, बार है प्रेशर की यूनिट। तो इसे हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में देखिएगा, आइसो मीन्स हुआ बेटा सेम, और बार को हम बोलेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये आप देखिएगा जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूं, अभी बता रहा हूं आपको मैं। ओके, तो बेटा मैं आपको बता रहा था आइसोबैरिक प्रोसेस। तो मैंने बताया कि आइसोबैरिक प्रोसेस में आइसो का मतलब है बेटा सेम, और बेरिक में ट्रिक लगाइए, देखिए आइसो मीन सेम, बार, आइसो बार, तो बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की। तो इसका मतलब आइसो मीन्स सेम और बार मीन्स यूनिट ऑफ प्रेशर। इसका मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हो। प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या हो बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट हो। तो पहले आप इतना ट्रिक्स नोट कर लो, आइसो मीन्स सेम एंड बार मीन्स यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आ गया आएगा। इसके बाद अब आप यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस की, तो डेफिनेशन हो जाएगी, आप जल्दी से लिखना शुरू करेंगे। डेफिनेशन होगी द प्रोसेस इन विच देखते रहिएगा, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम remains constant। चलिए देखते रहिए बेटा, यहां से समझ में आ जाता है, कहता है आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स यूनिट ऑफ प्रेशर। इसका मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हो। रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स डेल्टा पी इक्वल टू 0 हो। तो आप लिख सकते हैं एक लाइन में आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, तो ट्रिक से समझ में आ ही गया है, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स यूनिट ऑफ प्रेशर। इट मीन्स ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हो, उसे बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। तो डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ नीचे नोट करेंगे दैट इज करके, दैट इज डेल्टा पी इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों? चलिए ठीक है, तो ये हो गया समझने के लिए। अगर आपको कुछ ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आपको जो है बनाना हो, तो ग्राफ आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे बनाना हो, तो जैसे आप कैसे बनाएंगे बेटा, ये देखिए ग्राफ आप बना लीजिए, ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है, ये इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है। ध्यान देना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे ग्राफ आप बना रहे हो। तो आइसोबार के केस में ग्राफ बनाओगे, तो आइसोबार का मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, बढ़े ना, प्रेशर ना बढ़े, कांस्टेंट हो जाए। तो कांस्टेंट कब होगा प्रेशर कांस्टेंट कुछ ऐसा होगा, ऐसा, जब ऐसा चलेगा। आप थोड़ा साइज बना लीजिएगा, कुछ प्रेशर का जो बनेगा
ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा। तो ये जो ऐसा जब प्रेशर का ग्राफ बनेगा, मतलब ग्राफ एकदम ऐसे कांस्टेंट हो जाए, बढ़े ना, ये प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन बढ़े ना, प्रेशर रुक जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, जब ऐसा बनेगा तो ऐसे कंडीशन में डेल्टा पी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा पी क्या होगा बेटा, जीरो। और ये कंडीशन है आइसो बार की, ठीक है। तो ग्राफ आप बना लीजिएगा, ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। दिया है आइसोबेरिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोबेरिक प्रोसेस, इसको बेटा ट्रिक से समझो। आइसो मींस होता है सेम और बार मींस होता है यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो यहाँ दिया है आइसो बार, आइसो मींस सेम, बार मींस यूनिट ऑफ प्रेशर। इसका मतलब बेटा ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हो, देन यू कैन से the process in which pressure of the system remains constant are called isobaric process। that is करके हम दिखाते हैं डेल्टा T इक्वल टू जीरो। इसका मतलब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे। ग्राफ जो बनाते हैं उसमें देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर को हम एकदम कांस्टेंट कर दिए, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा आइसोबार और डेल्टा P जीरो। तो आप इसको बना लीजिए अच्छे से, ठीक है, बनाइए, नोट करिए। फिर इसमें अभी 2 लाइन और लिखना है, उसको भी नोट कर लेंगे आप बच्चों। आप यहाँ स्टार बना के नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करना शुरू करेंगे, लिखिएगा मोस्टली केमिकल रिएक्शंस समझ में आ रहा है बेटा। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना आपको। मोस्टली केमिकल रिएक्शन इन विच अच्छा ध्यान देते जाइए, इन विच प्रेशर मोस्टली केमिकल रिएक्शन इन विच, आगे नोट करिएगा, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, यहां पे देखते रहिएगा, दिया है मोस्टली केमिकल रिएक्शन इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम, आगे नोट करेंगे, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ठीक है। मतलब ये 90% चेंज नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, डू नॉट चेंज, ठीक है। तो बेटा ये आइसो बार मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं दूसरा आपको पढ़ाने चलूंगा। तब तक इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें। तो बच्चों एक काम करिए, इसको आप पढ़ चुके होंगे, हम लोग चलते हैं दूसरा तीसरा देखते हैं। 2 आइसोबेरिक तो हो गया, अब हम चेक करते हैं आइसोकोरिक। एक और इरेजर था, पता नहीं कहाँ गया, ठीक है बेटा। तो बेटा अगला हम हेडिंग लिखने चल रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आप भी नोट करेंगे हेडिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देन यू कैन राइट नाउ those process in which volume of the system remains constant। चलिए ठीक है। आइसोबेरिक प्रोसेस अभी आपने पढ़ा 3, देखिए मेनली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बेटा मैंने सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा।
आइसोथर्मल में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट था। दूसरा हमने आइसोबेरिक पढ़ा। आइसोबेरिक में आइसोबार, बार मींस यूनिट ऑफ प्रेशर, तो उसमें समझ में आया कि प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट है। और तीसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट होता है। तो जैसे कि मैंने नोट किया, दोस प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, then this type of process are called, then this type of process is called isocoric process। हो गया। अब एक काम करिएगा, ये तो हो गया, इट मीन्स दैट इज करके दिखा दो डेल्टा, दैट इज डेल्टा v इक्वल टू 0, ये ठीक है। कुछ इसका ग्राफ बना लिया जाए बेटा बहुत अच्छे तरीके से। तो ग्राफ हम बनाते हैं कुछ ऐसा, देखिएगा वही रहेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम रहेगा बेटा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो ये हमारा प्रेशर है, ये वर्सेस वॉल्यूम है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें एक काम करेंगे, इसमें क्या कह रहा ध्यान दीजिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। तो मैंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे ग्राफ बनाया। इसके बाद यहाँ ध्यान देना है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कुछ ऐसा, ठीक है। ये आप ग्राफ ऐसे बनाइएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यही कंडीशन है वॉल्यूम कांस्टेंट की, यहाँ पे होगा डेल्टा v इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। तीसरा मैं इरेज करके चल रहा हूँ, नोट करने। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या पढ़ाऊंगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट था, इट मींस डेल्टा टी इक्वल टू 0। दूसरा हमने पढ़ा बेटा आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक में प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट था, तो उसको मैंने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, पढ़ लिया। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। अब हम बेटा पढ़ेंगे दो प्रोसेस, अभी हमको और पढ़ना है, एक एडियाबैटिक और एक साइक्लिक। तो एडियाबैटिक पहले पढ़ते हैं, साइक्लिक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर 2 में साइक्लिक प्रोसेस बता दिया गया है, इसलिए हम साइक्लिक प्रोसेस को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ते हैं। तो ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें, पॉज करके नोट करें, जल्दी से पॉज करके नोट करें, नोट करें, नोट कर लिए, बहुत अच्छे, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, नॉट आइसो, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो हेडिंग आप नोट करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है पहले समझ लिया जाए बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार के कोई हीट का एक्सचेंज ना हो, उसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो लिख लेंगे, लिखिएगा डैश करके बेटा, क्या लिखना है मैं बता रहा हूं, लिखना द प्रोसेस इन विच the process in which heat, जैसे इसमें समझना है बेटा, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है in which no heat exchange between system and surrounding, जिसमें किसी प्रकार के हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा between system and surrounding। ओके, तो आप नोट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस और डैश करके नोट करेंगे the process in which no heat exchange between system and surrounding। बस ध्यान सुनिए बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस आर दोस टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी प्रकार के हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग में। देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी से नोट करते रहे।
एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं उसी को। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी प्रकार के हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार के कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज करके हम बता सकते हैं डेल्टा Q इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ ग्राफ बनेगा इसका, देख लीजिएगा ग्राफ इसका कुछ बन रहा है ऐसे, जल्दी से ग्राफ अच्छे से नोट करते रहेंगे। ग्राफ में भी जो हम ग्राफ बनाने चल रहे हैं ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे, ध्यान देना आपको है। तो इसमें देखो बेटा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का कर्व थोड़ा सा कम ज्यादा का होता है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे एडियाबैटिक में भी हीट का क्या है, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट मींस डेल्टा Q इक्वल टू 0। और दूसरा एक होता है आइसो, अभी आपने पढ़ा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इट मींस डेल्टा T इक्वल टू 0। तो दोनों का ग्राफ थोड़ा मैच करता है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है जो एडियाबैटिक का कर्व होता है वो आइसोथर्मल से थोड़ा बेलो होता है। तो जैसे आप बता सकते हैं कुछ ग्राफ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अच्छे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं और सिस्टमेटिक बना दूं। ये बेटा सपोज करिए कि ये कर्व आइसोथर्मल का है, किसका है ये, आइसोथर्मल का कुछ ऐसा ही बनता है, आपको पढ़ाया भी गया है। लेक्चर नंबर 2 को देखिए थर्मोडायनामिक, उसमें आपको पढ़ाया गया है आइसोथर्मल। ये आइसोथर्मल का केस है, आइसोथर्मल इट मींस डेल्टा T इक्वल टू 0 वाला केस है। ऐसे आइसोथर्मल का अगर ग्राफ बनता है बेटा, लेकिन जब एडियाबैटिक का बनाना हो तो एडियाबैटिक का जो ग्राफ बनेगा वो आइसोथर्मल से थोड़ा बेलो होगा, ऐसे सेम बनेगा, थोड़ा बेलो होगा नीचे। तो थोड़ा सा आप भी बेलो करके बनाओ भाई। तो ये देखिए, तो ये जो ग्राफ बन गया ये है आपका एडियाबैटिक का, किसका है बेटा, एडियाबैटिक का। और इसमें क्या होगा, डेल्टा Q इक्वल टू 0, ये देखिएगा डेल्टा Q इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप, मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ बेटा, आप इसको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, बताओगे एडियाबैटिक प्रोसेस आर दोस टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट मींस डेल्टा Q इक्वल टू 0। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे बनाते हैं हम। मैंने आपको डिफरेंट बता दिया कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के ग्राफ में थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे ये आइसोथर्मल का ग्राफ है डेल्टा T इक्वल टू 0, तो एडियाबैटिक का ग्राफ जो होता है वो आइसोथर्मल से थोड़ा बेलो होता है, थोड़ा नीचे होता है। तो थोड़ा आप भी दिखा दीजिए, ये एडियाबैटिक का टर्म है। तो इस हिसाब से आपको अंतर समझ में आना चाहिए आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये कंडीशन हो गई एडियाबैटिक की। अब हम पढ़ने चलेंगे बेटा, ये तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे। अब क्या देखो, इसके बाद आता है, इसके बाद अगला नंबर आएगा साइक्लिक प्रोसेस। क्या आएगा बेटा, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस हम लोग लेक्चर नंबर थर्मोडायनामिक लेक्चर 2 को अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस खत्म हुए। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके नोट करूंगा, फिर आप भी नोट करेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इतना नोट करें, पॉज करिए, पॉज कर लिए, ठीक है। तो देखिए बेटा, आप हेडिंग नोट करें, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल, ठीक है। या आप ऐसे नोट करें पहले, ओके बेटा। तो मैंने इरेज किया, अब आप लोग नोट करेंगे थोड़ा सा हेडिंग करके, थोड़ा सा हेडिंग क्या, थोड़ा पहले नोट करेंगे तब रिवर्सिबल इररिवर्सिबल पढ़ते हैं। थोड़ा सा नोट करिएगा, नोट करिए, लिखिए ऑल थर्मोडायनामिक नोट करते रहेंगे बेटा। मैंने बताया ऑल थर्मोडायनामिक, आगे लिखेंगे जैसे कि मैं बताया कि जैसे हमें पढ़ना है रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस को। क्या पढ़ना बेटा, हमें पढ़ना है रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस को, ठीक है। तो उसी को बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, लिखना ऑल थर्मोडायनामिक प्रोसेस
विच हैव, ठीक है, विच इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, जितने भी थर्मोडायनेमिक है, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस which is divided in two part। जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे आप नोट करते रहेंगे। मैं बता रहा हूं कि आप नोट करेंगे ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है। नंबर एक है रिवर्सिबल प्रोसेस, और नंबर दो है इररिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए ठीक है, तो इतना आप नोट कर लिए। अब इसको जल्दी पहले समझ लीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जितने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं ये टू पार्ट में डिवाइड है, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक है इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो वही हम लोगों को थोड़ा ब्रीफ बहुत डीप में डिस्कस करना है, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से डिस्कस करना है। तो आप भी नोट कर लीजिएगा हेडिंग करके, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट नेम इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकंड नेम इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो चलिए ठीक है। अब एक काम करना, जैसे कि आपने नोट कर लिया रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल, तो इसी में एक काम करते हैं, बीच में एक लाइनिंग कर देते हैं और हम लोग इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक साइड में आप भी नोट कर लीजिए, एक साइड में रिवर्सिबल और एक साइड में इररिवर्सिबल। हो गया बेटा? तो चलिए एक एक को हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसमें लिखिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसे करके पॉइंट नंबर फर्स्ट करके, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये इनफाइनाइट स्टेप अकर करता है। समझ में आ रहा बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स एट इनफाइनाइटली स्टेप, ठीक है। तो आप भी नोट करेंगे, लिखेंगे विच अकर इन जैसे कि मैं बताया था, विच अकर इन इनफाइनाइटली स्टेप। हो गया? थोड़ा सा गलत हो रहा है। विच अकर इन इनफाइनेटली, देखते रहिएगा बेटे। विच अकर इन इनफाइनेटली, देखते रहिएगा। इनफाइनेटली यहां से मैं बता रहा हूं, जैसे कि आपको मैं बताया अभी, यहां आप देख रहे हो रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस को। तो इसमें मैंने बताया कि ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट इज रिवर्सिबल एंड सेकंड इज इररिवर्सिबल, ठीक है। तो आगे आपने को बताया गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा है इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में बताया गया कि विच अकर इन इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप, ध्यान देना है, विच अकर इन इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप, ठीक है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप का मतलब समझिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का सेंस है कि ये, जैसे कि यहाँ समझने की बात क्या है, इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप का मतलब होता है कि ये एक बैग जो है कोई प्रोडक्ट बहुत तेजी के साथ नहीं बनाता है। यहाँ समझने की बात है कि यहाँ पे जैसे कि रिवर्सिबल प्रोसेस अगर करता है इन इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप, इट मीन्स ये प्रोसेस धीरे 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 चलता रहता है, ठीक है, समझिएगा, धीरे धीरे चलता रहता है फिर बनाता है। और जो मतलब ये बहुत तेजी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक समझने की बात है। जो बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये स्लो स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। ये भी ध्यान देना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्लो स्टेप प्रोसेस है और ये इररिवर्सिबल थोड़ा सा फास्ट स्टेप है। तो इसमें भी आप नोट करेंगे विच अकर इन फाइनाइट स्टेप, इसमें हो जाएगा फर्स्ट विच अकर इन, विच अकर, लिखते रहिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं विच अकर इन फाइनाइट
विच अकर इन फाइनाइट टाइम। इसका मतलब फाइनाइट टाइम मीन्स वंस अगेन। एट वंस आप बोल दो, एट वंस, बहुत जल्दी। ये ठीक है, आप डट कर लीजिएगा। तो यहाँ समझने की बात क्या है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बताया गया कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा? दो पार्ट में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो होता है बताता है विच अकर इन फाइनाइट स्मॉल स्टेप, ये बताता है विच अकर इन फाइनाइट स्टेप। दोनों में अंतर क्या है? ये बताता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है अकर मीन्स फिनिश करता है इनफाइनाइट स्टेप में, इनफाइनाइट में। लेकिन जो इरिवर्सिबल होता है ये फाइनाइट टाइम में खत्म फिनिश कर देता है अपने काम वर्क को, अपने प्रोसेस को। तो इसमें आप बताएंगे रिवर्सिबल में थोड़ा सा लिख लेंगे कि ये इनफाइनाइट टाइम में किसी भी रिएक्शन को फिनिश करता है। कितने में बेटा? इनफाइनाइट लिखेगा, इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में इसे इनफाइनाइट टाइम लग सकता है रिएक्शन को फिनिश करने में। समझने की बात यह है, इसलिए आप नोट करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप में होता है। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम में वो किसी भी चीज को फिनिश करेगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि बहुत समय लग सकता है, बहुत मतलब कोई फिक्स नहीं है कब खत्म कर देगा कब नहीं, ठीक है। तो ये बात है, थोड़ा सा इनफाइनाइट टाइम, अनंत टाइम तक वो किसी भी स्टेप को फिनिश कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें इनफाइनाइट टाइम नहीं लगता है, इसमें क्या होता है फाइनाइट टाइम, एक निश्चित टाइम पे रिएक्शन को क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा बेटा ये फाइनाइट टाइम पे किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब ये बहुत जल्दी कंप्लीट करता है, एडवांस कर देता है, रिएक्शन को कंप्लीट एडवांस कर देता है। तो इसमें दोनों में यही डिफरेंस है। रिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट टाइम में इस फाइनाइट स्मॉल स्टेप है, इसका मतलब रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है ये किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में फाइनाइट टाइम लगा सकता है, फाइनाइट टाइम में रिएक्शन को फिनिश कर सकता है। लेकिन ये फाइनाइट टाइम में नहीं, ये अंतर दोनों में ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है मुझसे मिस्टेक हुआ हो। अब मैंने फाइनाइट बोला, भी यहाँ इनफाइनाइट होगा, ध्यान देना है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच अ रिएक्शन विच आर स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट एंड विच आर कम बैक फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल स्टेट, then this type of process are called reversible process, okay. And second is irreversible process. Irreversible process are those type of process in which a reaction which are start from initial to final state and which do not come back from final to initial state, then this type of reaction are called irreversible reaction. So students इसको हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसी में मैं बता रहा था आपको कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ये अपने रिएक्शन को फिनिश करने में इनफाइनाइट टाइम लगाता है, ये कहने का सेंस है। एक कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ले जाने में इनफाइनाइट टाइम लगा देता है, लेकिन जो इरिवर्सिबल होता है ये एक फाइनाइट टाइम में ही रिएक्शन को फिनिश कर देता है, मतलब एडवांस करता है। ये एडवांस नहीं, ये इनफाइनाइट टाइम लगाता है। ये इनफाइनाइट को फाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब एक अनंत समय में रिएक्शन को फिनिश कर सकता है, ये फाइनाइट टाइम में मतलब एडवांस, तुरंत। तो समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो सेकंड पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, जल्दी से आप नोट करते रहेंगे। सेकंड देखिए, इट इज स्लो स्टेप रिएक्शन, ये एक स्लो स्टेप प्रोसेस या रिएक्शन है। तो आप भी जल्दी से नोट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आप भी जल्दी से नोट करने के बाद लिखेंगे इट इज स्लो स्टेप प्रोसेस या रिएक्शन। तो लिखिए इट इज, इट का मतलब क्या? इट मींस रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्लो स्टेप प्रोसेस है। लिखिए इट इज स्लो स्टेप प्रोसेस, ठीक है। और इसमें क्या होगा?
ये आपका जो है ये स्लो स्टेप नहीं है, फास्ट स्टेप प्रोसेस है। जो हमारा देखो बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्लो स्टेप प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस एक फास्ट स्टेप प्रोसेस है। लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप लोग, इट इज अ फास्ट स्टेप प्रोसेस, इट इज अ फास्ट स्टेप प्रोसेस। चलिए सेकंड हो गया। अब हम लोग एक काम करेंगे, थर्ड पे हम आएगा नहीं, मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा। आप जल्दी से इतना वीडियो को पॉज करके नोट करें, तब हम इसके बाद आगे थर्ड पे चलते हैं। जल्दी नोट करके पॉज करें। ओके बच्चों, तो थर्ड नंबर पे, जैसे थर्ड नंबर पे आप नोट कर लीजिए, थर्ड नंबर पे है ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। इसका मतलब समझना, मैं आपको देखो इसको इसलिए यहाँ नोट किया है इस करके, क्योंकि ये बड़ा था वहाँ आता नहीं, यहाँ थोड़ा सा हमें फिगर में आपको समझाना पड़ेगा। बेटा इसमें बता रहा है ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप, ठीक है। प्रत्येक स्टेप इक्विलिब्रियम में चला जाता है पहले स्टेप के साथ। तो ये अभी आपको समझ में आएगा, जो कह रहा है कि ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम। ये हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल के बारे में। किसके बारे में, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ध्यान देना यहाँ दोनों में, मैं बता रहा हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। तो कह रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रत्येक स्टेप इक्विलिब्रियम में चला जाता है। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस में ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। इसमें प्रत्येक स्टेप प्रीवियस स्टेप से क्या होता है, इक्विलिब्रियम में चला जाता है। अभी दिखाऊंगा मैं। आगे है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑलवेज, इसमें हमेशा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता रहता है। जैसे इसके लिए एक आप फिगर बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि सपोज करिए कि ये एक आपका कोई भी कोई भी ऑपरेटस है, ये एक कंटेनर टाइप में है, या ऐसा कंटेनर है कि जिसमें, या एक ऐसा कोई भी सिलेंडर टाइप में है जो थोड़ा सा इस प्रकार से शेप है उसका। इसमें हमने एक पिस्टन लगा रखा है बेटा। क्या लगा रखा है, इसमें हमने एक पिस्टन लगा रखा है। ये देखते रहिएगा, हमने इसमें एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। ये क्या है बेटा, पिस्टन है, ठीक है। और ये पिस्टन है, तो ये, और इसके अंदर में मैंने कुछ गैस फिलअप कर दिया है। लो भैया, ये गैस है। तो समझना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने पिस्टन को ऊपर लगा दिया, तो पिस्टन कुछ प्रेशर लगा रहा है गैस पर। सपोज करिए P प्रेशर लगा रहा है। ये जो प्रेशर, पिस्टन जो प्रेशर लगा रहा है गैस पर, ध्यान देना है, जो पिस्टन प्रेशर लगा रहा है गैस पर, ठीक है। तो इस प्रेशर को बोलते हैं क्या हम बेटा, ये हम बताएंगे आपको। इस प्रेशर को हम कहेंगे, इसको थोड़ा सा आप इधर ला के नोट करें, थोड़ा रुकिएगा, हाँ, इस प्रेशर को थोड़ा आप इधर ला के नोट करें। ये प्रेशर को हम क्या कहते हैं भाई, थोड़ा समझ के नोट करेंगे। इस प्रेशर को हम कहते हैं, देखिएगा यहाँ दो प्रकार का प्रेशर लगता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ दो प्रकार का प्रेशर लगेगा। एक देखो, एक तो पिस्टन लगाता है गैस पर, एक क्या लगाता है, पिस्टन गैस पे लगाता है। दूसरा जो है, एक प्रेशर गैस पिस्टन पर लगाती है, एक प्रेशर ये भी है। ये प्रेशर पिस्टन लगा रही है, देखो अंतर क्या मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। अभी सपोज करो पिस्टन वैसे रखोगे, नॉर्मल रखते हो पिस्टन नॉर्मल रख रहे हो, तो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा पिस्टन पर। तो हमने एक काम किया कि इसी पिस्टन के ऊपर कुछ हमने वेट रख दिया। ये देखो, हमने कुछ वेट रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, कुछ वेट रख दिया। ये देखो, मैंने वेट रख दिया। तो वेट रखने से क्या हुआ कि पिस्टन का प्रेशर थोड़ा गैस पे ज़्यादा हुआ, और गैस का भी प्रेशर पिस्टन पे लगा। तो सपोज करिए कि जितना प्रेशर पिस्टन लगा रहा उतना गैस भी लगा रहा है। तो इस समय में यहाँ की कंडीशन इक्विलिब्रियम में है। किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और यहाँ जो प्रेशर लग रहा है, देखिए एक प्रेशर अंदर से भी यहाँ पे, एक प्रेशर बाहर से यहाँ, देखो एक प्रेशर ये है जो पिस्टन लगा रहा है गैस पे, जिसको कहेंगे अपोजिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। एक
पिस्टन ये होगा। एक कहने का सेंस समझिए, पिस्टन एक प्रेशर लगा रहा है गैस पर और एक गैस भी प्रेशर लगा रही है पिस्टन पर, तो दोनों का प्रेशर क्या आ रहा है, एक स्थान पे बराबर हो रहा है, वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की हो रही। मान लो भी इक्विलिब्रियम में है, मैंने बेट, लेकिन एक बात और भी है, ध्यान दीजिएगा, जब हम केवल पिस्टन से लगाएंगे, पिस्टन अकेला उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा, इसलिए मैंने पिस्टन के ऊपर कुछ बेट रख दिया, तो पिस्टन का प्रेशर गैस पे हुआ बढ़िया और गैस का प्रेशर पिस्टन पे भी हुआ, तो कंडीशन एक समय ऐसी आई वो इक्विलिब्रियम में रुक गया। ठीक है, तो वहां कहने का सेंस हुआ, कभी मान लो इक्विलिब्रियम में है ये, तो यहाँ पे दो प्रकार का फोर्स वर्क कर रहा है, एक पिस्टन द्वारा गैस पे लग रहा है और एक गैस द्वारा पिस्टन पे लग रहा है। तो जो पिस्टन द्वारा गैस पे लग रहा है वो अपोजिंग फोर्स कहलाएगा, और बेटा जो ये देखो जो गैस लगा रही है पिस्टन पर उसे कहेंगे ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलेंगे? ड्राइविंग से बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। समझते रहना अच्छे से। तो एक काम करना, पहले मैं इसी के बारे में समझा दे रहा हूँ। इसका फिगर यहाँ भी बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ, इसको बनाऊंगा तो मैं थोड़ा इधर दिखा दूंगा। अभी केवल आप जो है काम करिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा कम आ पा रहा है, थोड़ा सा मैं प्रयास करूँ कि बना लूँ, लेकिन बनना मुश्किल होगा। मैं यहाँ बना रहा हूँ, लेकिन आप ये मत समझिएगा, आपको ध्यान देना है। अभी आप इक्विलिब्रियम इसके इरिवर्सिबल स्टेप की फिगर नहीं बना रहे हो, ये मैंने इरेज किया। अभी जो फिगर बना रहे हो ये सारा फिगर ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। इसी फिगर को कंप्लीट मैं इधर करूंगा, देखिएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अभी ये पहला स्टेप है आपका, इस कंडीशन में अभी इक्विलिब्रियम में है, मैंने अगले स्टेप में एक वेट हटाया, तो ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये वही हमारा फिर गैस सिलेंडर टाइप में एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑपरेटर्स है, जिसमें मैंने वही पिस्टन लगा रखा है। ये देखो मैंने पिस्टन लगा रखा है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ वेट यहाँ से, देखते रहिएगा, मैंने कुछ वेट हटा दिया। लो मैंने यहाँ पे हटा दिया, यहाँ बता दीजिएगा वेट है ये, इसको बोलते हैं बेटा, आप बता सकते हो, ये आप कह सकते हो स्मॉल वेट है ये। ठीक है, तो मैंने एक वेट को हटाया और यहाँ पे फिलअप है गैस, आपको मालूम है। ठीक है, तो देखिएगा अभी इसका प्रेशर बेटा P था, स्टार्टिंग में प्रेशर P था, इसका भी दोनों बराबर थे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से एक स्मॉल वेट को हटाया। जैसे मैं एक स्मॉल वेट को हटाऊंगा क्या होगा, ध्यान समझिएगा, एक स्मॉल वेट को हटाऊंगा तो जो प्रेशर लग रहा है गैस पर, ध्यान सुनिएगा बेटा, बहुत बढ़िया समझना है। देखिए ये प्रेशर अभी बराबर है, अभी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जितना अपोजिंग फोर्स है, जितना आपका अपोजिंग फोर्स है उतना ही ड्राइविंग फोर्स है, दोनों फोर्स बराबर है, तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। लेकिन मैंने यहाँ से एक स्मॉल वेट को क्या किया, हटा दिया यहाँ से। जैसे यहाँ से एक देखो यहाँ 3 है, मैंने एक वेट यहाँ रिमूव कर दिया, हटा दिया। जैसे ही एक वेट हटाया तो जो प्रेशर गैस पे लग रहा है अपोजिंग फोर्स, वो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो प्रेशर लग रहा था वो हो जाएगा P माइनस dP हो जाएगा। ठीक है, समझते रहिएगा। और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ये क्या करेगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा गैस का। और आपको मालूम है ये क्या है, ये गैस है, ये भी आपको मालूम, अच्छे से देखते रहिएगा। और ये जो क्या है बेटा इधर, ये सब वेट है, स्मॉल वेट है। तो फिगर भी बनाते रहिए साथ में, ये स्मॉल वेट है। और मैंने बताया था कि ये अंदर से जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, ये आपका कैसा प्रेशर है, ड्राइविंग फोर्स है। प्रेशर क्या, ड्राइविंग फोर्स है। ये अंदर का फोर्स ड्राइविंग है, बाहर का अपोजिंग है, तो ड्राइविंग फोर्स आप नोट कर लेंगे। चलिए नोट करते रहो बेटा, जल्दी से नोट करो। तो आप इतना पहले नोट कर लो, इधर का नोट कर लो। अभी इसमें और समझाना हमको है, अभी एक फिगर और बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या हुआ, इसमें कुछ न कुछ चेंजिंग हो गई। अच्छा ठीक है, अब की बार मैंने एक वेट हटाया था, ध्यान से देखते रहिएगा बेटा। अभी भी देखिएगा, अभी भी क्या हुआ देखिएगा, थोड़ा सा इसमें क्या चेंजिंग होती मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान देना है हमको, आपको थोड़ा सा मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे ये चीज फिर से आप समझिए फिगर को। अच्छा मैंने क्या किया, सबसे पहले
बोल दिया कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रत्येक स्टेप इक्विलिब्रियम में चला जाता है अपने विद प्रीवियस स्टेप, अपने प्रीवियस स्टेप से, ठीक है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑलवेज, इसमें हमेशा इक्विलिब्रियम होती है। कैसे होती मैं बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले एक कंटेनर लिया जिसमें गैस फिलअप किया और उसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन के ऊपर कुछ स्मॉल वेट रख दिया। तो हमने देखा कि पिस्टन गैस में प्रेशर लगा रहा है, तो जब पिस्टन जो प्रेशर लगा रहा है उसे बोलेंगे अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, और जो गैस फोर्स लगा रही है पिस्टन पर वो ड्राइविंग फोर्स कहलाएगा। अब ये कंडीशन है कि जितना ज्यादा ऊपर से अपोजिंग फोर्स है उतना ही ज्यादा नीचे से ड्राइविंग फोर्स है, तो इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर है, तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। समझ में आया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, फिर से कंटेनर लिया बेटा और इसी कंटेनर में गैस फिलअप है। हमने देखिए यहाँ देखो वेट दोनों साइड में बराबर है, देखो 3-3। मैंने इस साइड से एक वेट को यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया। जैसे मैंने एक वेट को हटाया, जैसे एक वेट को हटाया, जो हमारा अपोजिंग फोर्स था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मान लो जो थोड़ा सा कम हुआ वो हो गया P माइनस dP। पहले क्या था P था, लेकिन अब थोड़ा कम हुआ P माइनस dP। तो देखो बेटा जैसे वेट हटाऊंगा तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। भाई ऊपर से प्रेशर लग रहा है, वेट भी रखा गया तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने एक वेट हटाया थोड़ा सा क्या हुआ, वेट हटने से पिस्टन पे लोड थोड़ा कम हुआ, वो थोड़ा सा गैस, और नीचे जो गैस है उसका फोर्स पिस्टन की फोर्स से बराबर था पहले, लेकिन जैसे वेट हटा तो गैस क्या करेगा, उस पिस्टन को थोड़ा ऊपर कर देगा। क्योंकि भाई पिस्टन के ऊपर वेट हटने से पिस्टन का क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा। तो P माइनस कम होने का मतलब पहले P था, अब P माइनस dP हो गया, कुछ कम हुआ। तो यहाँ समझने की बात बेटा ये है कि जैसे कम हुआ वैसे क्या करेगा, ये फोर्स थोड़ा सा ज्यादा था, इसका P है, इसका P माइनस dP हो गया क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया, तो इसका प्रेशर ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है इसका। ये क्या करेगा, थोड़ा सा गैस को ऊपर कर देगा, थोड़ा गैस ऊपर गया। इसका मतलब समझिए बेटा, आप सिंपल वे में समझो कि एक वेट हटाओगे, जैसे यहाँ से एक वेट हटेगा, जैसे यहाँ से एक वेट हटेगा, जैसे हटेगा तो क्या करेगा, पिस्टन पे जो प्रेशर काम कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से, ठीक है, वेट के द्वारा, वो प्रेशर थोड़ा कम होगा तो प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। मतलब कहने का सेंस हुआ, प्रेशर का मतलब ये हुआ जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से वेट के द्वारा, जैसे हटेगा तो ये प्रेशर थोड़ा कम होगा, P माइनस dP हो जाएगा। और जैसे कम हुआ, गैस का प्रेशर भाई P है, पहले P था, बराबर था, लेकिन इसमें कम हो गया, ये थोड़ा क्या करेगा, जैसे कम होगा तो गैस का प्रेशर ज्यादा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देगा, थोड़ा पिस्टन ऊपर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा पिस्टन क्या होगा बेटा, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर हो जाएगा। और जैसे पिस्टन ऊपर हो जाएगा तो वहां पे कंडीशन ये हो जाएगी, अभी पिस्टन जान लो थोड़ा सा ऊपर है। इस कंडीशन में P जो है क्या है, P जो है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये अपोजिंग फोर्स से अभी ज्यादा है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ स्मॉल चेंज हुआ, अभी भी कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। कैसे इक्विलिब्रियम की है मैं बता रहा हूँ बेटा, बहुत सिंपल है यार, सीधे ध्यान दो, एक वेट हटा तो क्या हुआ, प्रेशर ऊपर से कम हुआ, तो थोड़ा सा क्या किया, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर चला गया, ऊपर खिंचक गया, ऊपर से थोड़ा सा पिस्टन गया, जैसे एक वेट कम किया, ये पिस्टन अभी बहुत प्रेशर लग रहा था, यहाँ प्रेशर खूब लग रहा था, दोनों प्रेशर बराबर थे, ठीक है, अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स, ये अपोजिंग और ये ड्राइविंग दोनों बराबर थे, लेकिन मैंने यहाँ से एक वेट हटा दिया, क्या हुआ, ये प्रेशर थोड़ा कम हुआ, P माइनस dP हुआ, और जैसे कम हुआ पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गैस का प्रेशर तो इससे ज्यादा है, इसका कम हो गया तो इसका तो बराबर था पहले, लेकिन जैसे कम हुआ तो इसका ज्यादा है, तो थोड़ा सा पिस्टन ऊपर। तो कहने का सेंस, पिस्टन जैसे थोड़ा ऊपर गया तो यहाँ पे इस गैस का वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ जाएगा। भाई थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा क्या करेगा, गैस का प्रेशर ज्यादा है, जैसे अभी यहाँ पे एक वेट हमने हटाया, अभी वेट रखता तो बराबर था दोनों कंडीशन में, लेकिन जैसे वेट हटाया तो इसका प्रेशर कम हुआ, पिस्टन का प्रेशर क्या है, गैस का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो गैस का प्रेशर पिस्टन को क्या करेगा, थोड़ा ऊपर कर देगा। तो ये पिस्टन थोड़ा ऊपर, यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा ऊपर आया, और जैसे थोड़ा सा ऊपर आया वैसे इस गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मतलब जितना प्रेशर में चेंजिंग हुई उतना ही स्मॉल चेंजिंग वॉल्यूम में हुई, ठीक है, जितना चेंजिंग प्रेशर में हुई उतना ही स्मॉल चेंजिंग वॉल्यूम में हो गई। तो कंडीशन फिर से इक्विलिब्रियम में आ गई। किस में आ गई बेटा, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में, समझते रहो, आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना पड़ता है कि कहने का सेंस हमारा क्या है कि आप ध्यान से देखिए भाई, यहाँ ध्यान से देखते रहो
ठीक है, ठीक है। तो कंडीशन इसमें देखो इक्विलिब्रियम की आ गई। अगले स्टेप में क्या काम करो, कुछ ना काम करो, केवल एक काम करो। इसी फिगर को मैं फिर से बना रहा हूँ, नीचे देखना एक फिगर और बनेगा बेटा, कुछ लुक लाइक है जैसा बन रहा है। यहाँ पे देखो एक पिस्टन लगा हुआ है, समझ लीजिएगा। ये प्रेशर हमारा क्या है, देखिए अभी क्या है, P माइनस डी पी है, इतना है, ठीक है, यही तो है ये P माइनस डी पी है, ध्यान देखते रहिएगा और ध्यान सुनिएगा। तो P माइनस डी पी है, ठीक है। तो अब क्या काम किया, इधर कितना है देखना ध्यान से, इधर हमारा पास एक देखो यहाँ से हट गया है, 2 बचा है। और देखो अब की बार में मैंने एक इधर से एक स्मॉल वेट हटाया था, अब की बार मैं इधर से एक स्मॉल वेट हटा रहा हूँ। जब इधर से स्मॉल वेट हटाऊंगा तो क्या होगा, इधर भी हमारे पास 2 ही वेट बचेंगे। अब अंतर ध्यान दो, बीच में गैस भरी हुई है, बीच में क्या है, गैस भरी हुई है, एक गैस है हमारी, ठीक है। और देखना ध्यान से, तो मैं यहाँ समझने की बात बहुत थोड़ी सी है बस बेटा। कहने का मतलब है कि देखो अभी क्या होता था कि यहाँ पे क्या होता था, थोड़ा सा चेंज हुआ, स्मॉल चेंज हुआ था, एक वेट हटा तो बहुत स्मॉल चेंजिंग हुई, P माइनस डी पी हुआ अपोजिंग फोर्स, और ये प्रेशर जाती है, ये वाला फोर्स ज़्यादा था, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा था आपका। तो क्या हुआ कि जितना थोड़ा सा प्रेशर में चेंजिंग हुई, थोड़ा तो क्या हुआ, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया तो थोड़ा सा वॉल्यूम में भी चेंजिंग हो गई, वॉल्यूम इसका बढ़ गया थोड़ा सा, तो फिर से इक्विलिब्रियम में चला गया वो। ऐसे ही यहाँ पे मैंने अब की क्या किया था, यहाँ से इस हटाया था, अब की बार इस बार में मैंने यहाँ से एक वेट हटाया। अब की बार जो मैं फिगर बना रहा हूँ इसमें बेटा मैं वेट इधर से एक स्मॉल हटाऊंगा, तो देखो मैंने यहाँ इधर 3 था, एक हटा दिया, 2 हो गया। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ से भी एक वेट हटाया मैं, तो समझते रहिए बेटा, जितना चेंजिंग प्रेशर में हो रही है उतना ही चेंजिंग वॉल्यूम में हो रही है। स्मॉल चेंजिंग प्रेशर में हुई तो स्मॉल वॉल्यूम भी तो बढ़ा इसका, ये भी ध्यान देना है भाई। इस एक वेट मैंने यहाँ से हटाया तो क्या हुआ, गैस का प्रेशर ज्यादा था, इसको ऊपर करा, जैसे ऊपर करेगा तो लेकिन इस गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो थोड़ा सा प्रेशर में चेंजिंग, थोड़ा सा वॉल्यूम में, फिर से आपका वही इक्विलिब्रियम कंडीशन। फिर से वही चीज इसमें भी कह रहा है कि अगर आप मैंने इधर से हटाया था, आपकी बार मैंने इसे इधर से हटाया, फिर से स्मॉल चेंजिंग हुई, थोड़ा सा फिर से स्मॉल चेंजिंग हो गई, स्मॉल चेंजिंग फिर से हुई, तो क्या हुआ, थोड़ा सा वॉल्यूम फिर से बढ़ा, थोड़ा सा फिर बढ़ गया, तो क्या हुआ, ये जो आपका अंदर का है, अंदर का जो प्रेशर है, ये भी अंदर का जो प्रेशर है ये भी हो जाएगा P माइनस डी पी। लो भैया बराबर हो गया, P माइनस डी पी हो गया, ये भी बराबर आपका हो गया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे है जितना अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है गैस पर, उतना ही ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा है पिस्टन पर, ठीक है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि ऐसे कंडीशन में दोनों क्या है, आपस फिर बराबर हो गए, तो ऐसे कंडीशन में फिर से कंडीशन इक्विलिब्रियम में आ गई। तो ये तो समझने की बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाया गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इररिवर्सिबल बारे में बताऊंगा, उसका फिगर बताऊंगा, आप इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लें, तब मैं उसके बारे में बताता हूं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करें तब मैं बताता हूं, ठीक है। तो बेटा देखिएगा, अभी मैं उसमें बता नहीं पाया था, मैं 3rd नंबर इसमें बता रहा हूँ। इक्वल देखो, अभी इसके पहले मैंने लाइनिंग किया था, उसमें रिवर्सिबल रिवर्सिबल नोट किया था, आपने देखा था। तो रिवर्सिबल में उस फिगर बताने के चक्कर में उसमें आ नहीं पाया, इसलिए मैंने पूरी में रिवर्सिबल बता दिया। अब उसी में दूसरे साइड में जहाँ आपने इररिवर्सिबल प्रोसेस नोट किया है, उसका 3rd नंबर पे मैंने नोट किया था इक्विलिब्रियम इनिशियली एंड फाइनली, इक्विलिब्रियम इनिशियली एंड फाइनली नॉट इन बिटवीन। इसका मतलब समझिए, इसका मीन्स ये हुआ बेटा कि इररिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, जो हमारा इररिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इसकी देखो, इसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, देखो समझिएगा। मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है वो प्रत्येक स्टेप में होती है। थोड़ा स्टेप किए, थोड़ा सा वेट हटाए, थोड़ा सा प्रेशर क्या हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा, तो मतलब प्रत्येक स्टेप में कंडीशन उसमें इक्विलिब्रियम की आती है। लेकिन जो इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है बेटा, इसमें ऐसा नहीं होता है। इररिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन इनिशियली एंड फाइनल कंडीशन पे आती है, इनिशियल एंड फाइनल पे, उसके बीच में कहीं आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं दिखेगी। लेकिन रिवर्सिबल में क्या होता था, उसमें प्रत्येक स्टेप में दिखता था, हर स्टेप में दिख जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इररिवर्सिबल में कहता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन इनिशियली एंड फाइनल कंडीशन पे दिखती है, बीच में कहीं कोई इक्विलिब्रियम नहीं दिखेगा। इसको थोड़ा हम लोग फिगर से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि
हमने ये एक प्रकार का सिलेंडर या कंटेनर टाइप का कुछ भी लिया, इसमें हमने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। हमने क्या लगा दिया बेटा, पिस्टन लगा दिया, ठीक है। ये पिस्टन है, सपोज करिए इसका प्रेशर जो है, पिस्टन का प्रेशर गैस पे लग रहा है, मान लो इसके अंदर मैंने गैस फिलअप किया है, इस गैस पे ये पिस्टन का प्रेशर लग रहा है, तो ये हमारा कैसा फोर्स कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अपोजिंग फोर्स। अच्छा, जब पिस्टन लगा रहा है, मान लो कम फोर्स लगा पा रहा, मैंने इसके ऊपर कुछ वेट रख दिया, मैंने कुछ वेट रख दिया, लो ये स्मॉल वेट, मैंने क्या रख दिया, स्मॉल वेट, मैंने कुछ स्मॉल वेट रख दिया। ये सभी जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं सभी स्मॉल वेट हैं, ये देखो ये मैंने नोट किया, ये स्मॉल वेट, मैंने 3 स्मॉल वेट इधर रखा, 3 स्मॉल वेट इधर रख दिया, ठीक है। अब देखिएगा इस ऐसे कंडीशन में ये प्रेशर जो है, ये जो आपका, ये आपका जो पिस्टन है, आप इसको बता दीजिए पिस्टन। तो जो पिस्टन है, पिस्टन गैस पे प्रेशर लगा रहा है, तो यहाँ एक कंडीशन होगी बेटा, पिस्टन देखो वेट रखने से पिस्टन का प्रेशर गैस पे होगा, तो गैस भी भाई, गैस का भी कुछ न कुछ प्रेशर है, तो सपोज करिए कि गैस भी एक प्रेशर पिस्टन पर लगा रही है, ये प्रेशर, ये देखो अंदर में गैस है, गैस भी एक प्रेशर पिस्टन पे लगा रही है, जिसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। ये हो गया, समझते रहिएगा। तो अच्छा, अब यहां ध्यान देना है, जितना प्रेशर पिस्टन गैस पे लगा रही है, उतना ही प्रेशर गैस पिस्टन पर लगा रही है। इसका मतलब अपोजिंग फोर्स जो पिस्टन के द्वारा गैस पे हो रहा है और ड्राइविंग फोर्स जो गैस के द्वारा पिस्टन पे हो रहा है, ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, इक्विलिब्रियम की है। अब इसी में अभी ये देखो इनिशियल कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन, अभी मान लो, ठीक, अभी इनिशियल नहीं मानता हूं, अभी तो ये इक्विलिब्रियम है, इनिशियल में अब दिखाने चल रहा हूं। सपोज करिएगा कि इसका इनिशियल कंडीशन क्या होगा, फिगर कुछ मैं यहां बना रहा हूं, देखिएगा इसी के आगे वाला, फिर से देखिएगा, ये पिस्टन आपका है, आपको समझ में आ रहा है, देखते रहिएगा बेटा। ये और यहाँ पे गैस फिलअप है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है, ये गैस है। अब मैं वर्क क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जितने स्मॉल वेट थे, यहाँ पे जितने स्मॉल वेट हैं, इनको मैं इनिशियल कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिए बेटा। यहाँ पे जितने स्मॉल वेट हैं, अभी तो इक्विलिब्रियम में है, स्टार्टिंग की कंडीशन है, लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसका इनिशियल कंडीशन कैसे मैं दिखाऊंगा, इसी को मैं, इसमें जितने स्मॉल वेट हैं इनको मैं एक बैग क्या कर रहा हूँ, सारे स्मॉल वेट को एक बैग हटा दे रहा हूँ, सारे स्मॉल वेट को एक बैग क्या कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। तो एक बैग जब मैं हटाऊंगा तो क्या होगा, देखो भाई अभी बहुत वेट रखा है, तो पिस्टन का प्रेशर गैस पे और गैस का प्रेशर पिस्टन पे बराबर है, लेकिन मैंने जैसे इनिशियल कंडीशन में सारे वेट को यहाँ से रिमूव किया, तुरंत इस पिस्टन का जो प्रेशर P था वो P माइनस क्या हो जाएगा, याद सुनिएगा, P माइनस हो जाएगा डेल्टा P। स्मॉल चेंजिंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा चेंजिंग होगी। अभी हम लोग जब रिवर्सिबल कंडीशन में पढ़ रहे थे, तो रिवर्सिबल कंडीशन में एक स्मॉल वेट को एक बार में हटाते थे, तो थोड़ा सा स्मॉल चेंजिंग प्रेशर में होती थी और स्मॉल चेंजिंग वैल्यूम में हो जाती थी, तो इक्विलिब्रियम में हो जाता था वो, ठीक है। लेकिन हमने इस इरिवर्सिबल की कंडीशन में ऐसे नहीं करना। इरिवर्सिबल की कंडीशन में हमने जितना स्मॉल वेट थे, सारे स्मॉल वेट को दोनों साइड को एक साथ हटा दिया। जैसे हटाया क्या होगा, पिस्टन पर गैस का प्रेशर बहुत तेज होगा, बहुत तेज होगा, तो ये एक बैग इसका प्रेशर dp नहीं होगा, dp तो स्मॉल चेंज है। अभी हमने रिवर्सिबल में यहाँ p माइनस dp किया था, तो dp स्मॉल चेंज के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ स्मॉल वेट हटाऊंगा दोनों साइड में, यहाँ बहुत तेजी के साथ पिस्टन ऊपर जाएगा, और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ का इसका प्रेशर जो आपका प्रेशर लग रहा था इस पे, ये प्रेशर आपका हो जाएगा p माइनस dp, ठीक है। ये कंडीशन हमारी अभी कैसी है, इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है आपकी, ठीक है। लेकिन अगले कंडीशन में क्या होता है, ये भी ध्यान देना है हमको, आपको बेटा। अगले कंडीशन में ये पिस्टन, ध्यान देना, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही क्या होगा, मैं अभी क्या बता रहा था, मैंने
एक साथ दोनों साइड में जितने स्मॉल वेट है एक साथ हटा दिया तो क्या होगा, गैस का प्रेशर दोनों भी बराबर था, लेकिन जैसे एक बैग ये सारा वेट हटेगा वैसे क्या होगा, गैस का प्रेशर पिस्टन पे ज्यादा होगा। तो पिस्टन एक बैग ऊपर जाएगा, इसमें लार्ज चेंजिंग होगी उसके प्रेशर में, कहने के मतलब स्मॉल चेंजिंग नहीं होगी। जैसे हटेगा तो एक बैग प्रेशर ऊपर जाएगा, प्रेशर उसका एक बैग कम होगा, P माइनस डेल्टा P की चेंजिंग होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपकी इनिशियल कंडीशन होगी, फाइनल आपकी ये है। फाइनल में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये पिस्टन बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा वैसे ही इस गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, एक साथ बढ़ेगा। तो जितना चेंजिंग आपके प्रेशर में हो रहा है P माइनस डेल्टा P का, ठीक है, ये जो आपका अपोजिंग फोर्स है, उतना ही चेंजिंग P माइनस डेल्टा P का हो जाएगा ये ड्राइविंग फोर्स का। किसका हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स का। आप देखते रहिए अच्छे से, ड्राइविंग सही है, ड्राइविंग फोर्स का। तो ठीक है, यहां से देखते रहेंगे आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स उतना ही रहेगा। मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर से एक बार देखेंगे आप, इक्विलिब्रियम इनिशियली एंड फाइनली। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया गया जैसे मैं वेट हटाऊंगा इसका इनिशियल कंडीशन क्या होगा, इसमें स्मॉल चेंजिंग बहुत तेजी के साथ चेंजिंग आएगी, स्मॉल नहीं आएगी। स्मॉल चेंजिंग तो रिवर्सल में होता है, रिवर्सल में लार्ज चेंजिंग होती है। क्या होगा, जैसे स्मॉल वेट हटाऊंगा मैं यहाँ से बेटा, तो क्या होगा, प्रेशर जो आपका पिस्टन का प्रेशर गैस पे लग रहा था, उसमें एक बैग गैस उसको क्या करेगी, अपोज करेगी, ऊपर फेंकेगी, तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो इसमें लार्ज चेंजिंग P माइनस डेल्टा P की होगी। जो अपोजिंग फोर्स था उसमें उसका P माइनस डेल्टा P हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना है, ये बीच में नहीं केयर करेगा, लास्ट में जो ये इनिशियल, देखो ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल और ये फाइनल। तो क्या हुआ, बीच में इसमें थोड़ा सा बीच में नहीं चेंजिंग होती है प्रत्येक स्टेप में, इसमें केवल कंडीशन इरिवर्सिबल में इनिशियल टू फाइनल पे डिपेंड करती है, इन बिटवीन में नहीं, बीच में नहीं। तो यहाँ पे देखो बेटा, वही मैं बता रहा हूँ, जैसे एक बैग, देखो एक बैग एक बैग सारा वेट मैंने यहाँ से हटाया, जैसे हटाऊंगा सारा वेट तो क्या होगा, गैस देखो अभी वेट लगा है बेटा, प्रेशर लग रहा है, और ये ड्राइविंग, ये अपोजिंग फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स, गैस का भी प्रेशर है, पिस्टन का भी। लेकिन जैसे आप दिमाग लगाओ, जैसे वेट हटाओगे वैसे इसका प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब इसमें अगले में P माइनस डेल्टा P की चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि आपने सारा हटा दिया, स्मॉल चेंजिंग नहीं किया। वैसे ही ये गैस का प्रेशर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब है कि समझिए, बढ़ने का मतलब कहीं और नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन इसका प्रेशर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। जो हमारा गैस का प्रेशर है अपोजिंग, ये जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है पिस्टन के द्वारा, उसके प्रेशर से गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा जब हम वेट हटा देंगे। ये कहने का सेंस है बेटा। तो जैसे आपको ये समझना चाहिए, जैसे ज़्यादा होगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, पिस्टन को बहुत तेजी के साथ ऊपर करेगा, बहुत तेजी के साथ पिस्टन देखो ऊपर गया, जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा तो इस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो भी, जितना प्रेशर ऊपर जाएगा प्रेशर में कमी आएगी, उतना ही गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ा, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, इसमें भी चेंजिंग आ गई P माइनस डेल्टा P की। तो यही ध्यान देना है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोड़ा सा क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगी प्रेशर में भी, P माइनस डेल्टा P का चेंजिंग आ जाएगी। तो कहने का सेंस देखिए, कंडीशन क्या हुआ, इनिशियल में क्या था, इनिशियल में यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल कंडीशन है। कैसी है ये, फाइनल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल में देखो, इनिशियल में क्या था, एक बैग हटाया तो क्या हुआ, प्रेशर एक बैग चेंज हुआ P माइनस डेल्टा P का, तो वॉल्यूम एक बैग बढ़ा, वॉल्यूम एक बैग बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम में भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप क्या होगा, फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। भाई प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना, देखो भाई श्योर बात है यार, अभी देखो कम वॉल्यूम में है कोई चीज तो प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्पेस पा जाएंगे, फ्रीली मूव करेंगे। ठीक, तो ये ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो है, फिर देखो ये हमारा कैसा फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा है हमारा, ये हमारा अपोजिंग फोर्स है। कैसा है बेटा, अपोजिंग फोर्स है, और ये जो है ये ड्राइविंग फोर्स है। फिर से देखो, अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स के बराबर फिर हो गया, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन में अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो गया। तो कंडीशन आपकी फिर से किस में आ गई भाई, इक्विलिब्रियम में आ गई। तो जल्दी से सबको समझ में आ गया होगा, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें बेटा,
ठीक है, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ये फाइनल। तो कहने का मतलब ये समझना की बात है कि इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे आई हुई है, एक बैग हमने वेट हटाया, एक बैग इनिशियल, देखो ये समझने की बात है। अभी इनिशियल में क्या था इक्विलिब्रियम, अभी आप यहाँ समझिए, अभी यहाँ अब मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कुछ चीज़ें। तो अभी यहाँ ध्यान दीजिए कि सपोज करिए कि यहाँ पूरा वेट था, मेंटेन था, दो जितना आपका फोर्स था उतना ही आपका अपोजिंग फोर्स था, तो इक्विलिब्रियम में था। मैंने एक बैग सारे वेट को हटाया, तो क्या किया, एक बैग जैसे सारे वेट को हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बैग इस पिस्टन का प्रेशर कम हुआ, पी माइनस डेल्टा पी की चेंजिंग आई। वैसे ही क्या हुआ, एक बैग ये ऊपर जाएगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, इसमें भी इसके में भी ड्राइविंग फोर्स में कमी आ जाती है, पी माइनस डेल्टा पी की, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने से। तो ये फिर से देखो भाई, फिर से अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाता है, तो कंडीशन फिर से इक्विलिब्रियम की आ जाती है। तो ये कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं भैया, ये कंडीशन हम लोग रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ते हैं। तो आप इतना जल्दी से नोट करें, इसके बाद मैं आपको 2-3 पॉइंट और है बताता हूँ, जल्दी से इतना नोट करें। तो बच्चों देखिएगा, हम लोग अभी जो पढ़े थे, अभी अभी हमने रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में जो पढ़ा उसका मतलब क्या समझा, उसका मतलब मीन्स मैंने समझा कि देखिएगा P क्या होता था, P होता था ड्राइविंग फोर्स और ये क्या होता था अपोजिंग फोर्स। ध्यान समझना है, ये ड्राइविंग फोर्स और ये अपोजिंग फोर्स। इसका मतलब आप समझिएगा तो आप लिख सकते हो ड्राइविंग फोर्स ये ग्रेटर होता था अपोजिंग फोर्स से। ये देखिए देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है कि P इज ग्रेटर देन P माइनस dP। तो P माइनस dP की चेंजिंग किस में आती थी, P माइनस dP की चेंजिंग अपोजिंग फोर्स में आती थी, पिस्टन के द्वारा जो फोर्स लग रहा था। वहां पे पता है, वहां पे हमने देखा कि जो हमारा हमने देखा कि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स से ज्यादा हो रहा था, ठीक है। इसका मतलब वही आप नोट करेंगे, ड्राइविंग फोर्स रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर होता अपोजिंग फोर्स से। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है इररिवर्सिबल प्रोसेस में कि ये भी ड्राइविंग फोर्स, ये भी अपोजिंग फोर्स। तो देखिएगा यहाँ एक बैक चेंजिंग होती थी, इसमें क्या होता था, इसमें आप एक एक वेट हटाते थे, एक एक वेट हटाते थे, एक वेट हटाए तो थोड़ा सा क्या हुआ, एक वेट हटाने से क्या हुआ, गैस का प्रेशर क्या हुआ, गैस का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हुआ भाई। पिस्टन के ऊपर से एक वेट हटाया तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया, गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, पिस्टन का प्रेशर थोड़ा कम हुआ। तो कहने का सेंस ये हुआ कि इसमें स्मॉल चेंजिंग होती थी, इसमें लार्ज चेंजिंग हो रही है। इसमें क्या किया था आपने रिवर्सिबल में, एक बैग सारा वेट हटा दिया था, तो प्रेशर जो पिस्टन है एक बैग ऊपर गया, गैस का वॉल्यूम एक बैग बढ़ा। तो यहाँ कहने का सेंस है रिवर्सिबल प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स है ये ग्रेटर ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ग्रेटर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, किससे, अपोजिंग फोर्स से। तो यहाँ बता सकते हो कि ड्राइविंग फोर्स इज मोर ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, ठीक है। अगला 4th नंबर पॉइंट आप रिवर्सिबल प्रोसेस में 4th नंबर पॉइंट लिखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा कि वह एक आइडियल है, नॉट अ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली नहीं है। बहुत बढ़िया समझिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में बताएंगे दिस इज एन आइडियल नॉट अ प्रैक्टिकल, ड्यू टू, क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए दिस इज एन आइडियल, पता समझिएगा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वह एक आइडियल कंडीशन पे फॉलो करेगा। कहने का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस इज ड्यू टू एन आइडियल नॉट अ प्रैक्टिकल, ड्यू टू इनफाइनाइट टाइम टेकन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होती है तो इनफाइनाइट टाइम टेकन उसमें चलता रहता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम आता रहेगा, प्रत्येक स्टेप ईच स्टेप में इक्विलिब्रियम कंडीशन आती रहेगी। लेकिन 4th स्टेप में आप देखेंगे इररिवर्सिबल में 4th स्टेप है दिस इज अ प्रैक्टिकली, जो इररिवर्सिबल प्रोसेस है वह एक प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। इररिवर्सिबल प्रोसेस में आप बताएंगे दिस इज अ प्रैक्टिकल ड्यू टू फाइनाइट टाइम टेकन, यह एक प्रैक्टिकली है, एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि इसमें फाइनाइट टाइम टेकन है, इसमें इनफाइनाइट टाइम टेकन होता है, कोई निश्चित नहीं कितना समय लगेगा, प्रत्येक स्टेप चलता रहेगा। इसमें फिक्स है, एक बैग हटा सारा वेट हटाया, एक बैग जो होता है सब हो जाता है। तो कहने का सेंस हुआ कि दिस इज अ प्रैक्टिकल ड्यू टू फाइनाइट टाइम टेकन, यह प्रैक्टिकली है ड्यू टू फाइनाइट टाइम टेकन पे। तो स्टूडेंट्स टुडे इज इनफ, और ये लेक्चर 4 है, आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों, समझ में आएगा तो जैसा होगा हमें फीडबैक दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके, द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।